हेलो फ्रेंड्स, आई एम भूमिका मिश्रा। वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। जैसा कि हम ज्योग्राफी कर रहे थे आज क्लास 7th की, उसका 4th चैप्टर हम आज करेंगे। 4th चैप्टर जो है वो एयर के बारे में है। व्हाट इज़ एयर? ठीक है, तो हमारे आसपास जो हवा आपको देखने को मिलती है जिसकी वजह से आप लाइफ सर्वाइव कर पा रहे हैं, ऑक्सीजन उसकी वो जो है वो एयर है। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट सर्वाइव कर पा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ एयर। ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, जितनी भी एयर की बात करें आप, ये सारे कंपोजिशंस हमें एयर में देखने को मिलती हैं। अब एटमॉस्फेयर एग्जैक्टली होता क्या है? व्हाट इज एटमॉस्फेयर? आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ब्लैंकेट ऑफ एयर को क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर बोला जाता है। ठीक है, और जितनी भी कंपोजिशंस हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को सरवाइव करने के लिए। और दूसरा, एयर जो है, एटमॉस्फेयर जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो सन के रेज से, जो सन से रेज आती हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सन के रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। हार्मफुल रेज जो यूवी रेजेस होती हैं उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। और वो कौन सी गैस होती है जिसकी वजह से प्रोटेक्ट करता है? वो होती है ओजोन। ओजोन लेयर जो होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिशन ऑफ द एयर। ठीक है, एयर के कितने कंपोजिशंस हैं? तो यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको कुछ नाम बताए थे, सेम ये चीज़ें लिखी हुई हैं, वो देखिए। बल्क ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सारे गैसेस जो होते हैं वो हमें मिलते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमें क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है, कितने? 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%। ठीक है, ऑल अदर्स 0.04। जो बची हुई गैसेस हैं वो इतनी मिलती है। आपको क्या लर्न करना है कि नाइट्रोजन 78% हो, ऑक्सीजन 21% हो, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है। इतना आपको लर्न करना है। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में सिर्फ ये एयर नहीं होती है, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं? टाइनी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, ये भी हम समझ लेते हैं कि हमें ये पता है कि जो क्या कहते हैं एयर होती है वो पॉल्यूशन की वजह से हमारे अर्थ को हार्मफुल इफेक्ट दे रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में होगा वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ट्रैप होगा, हीट रेडिएट होगी और उसकी वजह से इसको बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, ग्रीन हाउस गैस। विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अर्थ में नहीं होती तो ये इतना कोल्ड होता है कि हम उसमें रह नहीं पाते। ठीक है, when its level is in the atmosphere increase due to the factory smoke or car fumes, the heat retained increase the temperature of the earth. दिस इज कॉल्ड अ ग्लोबल वार्मिंग। अब जैसे जैसे अर्थ की हीट इंक्रीज, जैसे हमने पढ़ा कि एयर का एक और काम होता है कि वो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखे। अब जब इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो हीट इंक्रीज होगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो हीट इंक्रीज की वजह से यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग देखने को हमें मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है वो यही लिखी हुई है कि ऑक्सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। और फिर बैक्टीरिया दैट्स लिव इन द सॉइल एंड रूट इज सम प्लांट्स टेक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंजेस फ्रॉम द प्लांट्स कैन यूज इट। तो बैक्टीरिया क्या लेती है? नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78%। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड किन किन चीज़ों से इंक्रीज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ह्यूमन एंड एनिमल्स जो हम होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन और एनिमल्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो रिलीज करते हैं। ठीक है, और
the amount of a carbon dioxide released by human and animals seems to the equal amount used by the plants। और जितना हम रिलीज करते हैं उतना ज़्यादा प्लांट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, द बैलेंस इज अपसेट बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ठीक है। जो बैलेंस अपसेट होता है, वर्ल्ड में इतने ह्यूमंस हैं और इतने प्लांट्स हैं कि जितने ह्यूमंस ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की है उतना प्लांट जो है वो उस चीज़ को यूज़ कर सके। बट होता क्या है कि जो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कोल और एनिमल्स, ठीक है, बिलियन टन्स ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर एवरी ईयर, तो इनकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट इंक्रीज़ होती है और हीट इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वो अर्थ के वेदर और क्लाइमेट में इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। ये देखिए, इन सब में इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लेवल की बात की है। और जितने भी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जितनी भी बार यहाँ पे समिट्स हुई हैं, क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस ने सोचा है कि हम इसको हटाएंगे, तो वो उतनी बार में ऐसा हुआ है कि उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की है और ये सोचा है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर दिया हुआ है कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है। देखो, अर्थ के एटमॉस्फेयर को यहाँ पे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो पार्ट्स ये हैं, एक मिनट, ये पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला पार्ट जो है वो अर्थ के जो सरफेस एरिया में है वो है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर है, ये आपको 10 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा, ठीक है। सारे माउंटेन लैंड फॉर्म्स जितना कुछ भी है, जितनी हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन क्या है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, वो भी इसी के अंदर आता है ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे इनका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। ये देखिए, ट्रोपोस्फेयर 13 किलोमीटर तक है, ठीक है। द एयर वी कैन ब्रीथ, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें, ठीक है। द टेम्परेचर वी कैन ब्रीथ एग्जिस्ट हियर, ठीक है। द फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म ऑकर्स इन दिस लेयर, ठीक है। इस लेयर्स में हमें रेनफॉल और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेयर है जो कि ओजोन लेयर है, ठीक है। ये ओजोन लेयर जो होती है वो हमें सन के यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ये कहाँ तक देखने को मिलता है, ये हमें 50 किलोमीटर के आसपास तक देखने को मिलता है, 45 समथिंग तक हमें देखने को मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को कौन बाइफरकेट करता है, तो ट्रोपोपॉज बाइफरकेट करता है, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या देखने को मिलती है कि यहाँ पे जो इतने भी एरोप्लेन्स होते हैं ना वो यहाँ फ्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पे हमें ट्रोपोस्फेयर में हमें क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्लाउड्स की वजह से हम प्रॉपरली प्लेन्स को फ्लाई नहीं कर सकते क्योंकि विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में हमें ये सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं, इस वजह से ये इजीली यहाँ पे फ्लाई करता है, ठीक है। एरोप्लेन जो होता है वो कहाँ फ्लाई करता है, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करता है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आता है मीजोस्फेयर, ठीक है। मीजोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को कौन सी लेयर बाइफरकेट करती है, तो ये स्ट्रेटोपॉज करती है, ठीक है, स्ट्रेटोपॉज करती है। अब मीजोस्फेयर में क्या होता है, मीजोस्फेयर में ये हमें कहाँ तक देखने को मिलता है, 80 किलोमीटर तक। यहाँ पे जितने भी मेटेराइट्स होते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा कि अर्थ में कोई ना कोई स्टोन आने वाला है और वो क्या कहते हैं, अर्थ को बस्ट कर देगा और हम सबकी लाइफ ख़त्म होने वाली है, ठीक है। ऐसा कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा, कई पेपर में या किसी मूवी में सुना होगा। पर होता क्या है, जैसे ही कोई स्टोन या मेटेराइट्स कोई भी चीज़ यहाँ पे आती है
तो वो अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है ना उससे इतना ज़्यादा उस कोलाइड होती है और बर्न आउट हो जाती है, ठीक है, बर्न आउट हो जाती है। और मैंने आपने जब सिक्स क्लास की जब एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि जो मीटेराइट्स होते हैं वो ही आपका टूटता हुआ तारा होता है, ठीक है, जो टूटते हुए तारे होते हैं वो मीटेराइट्स होते हैं। वो कोई जो स्टार्स होते हैं वो नहीं टूटते हैं, वो मीटेराइट्स एकदम से ऐसा दिखता है, बर्न आउट होता है, वो बर्न आउट ही जो होता है वो आपको दिखता है, ऐसा दिखता है कि वो टूटता हुआ तारा है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है थर्मोस्फेयर, ठीक है। थर्मोस्फेयर और मीजोस्फेयर को कौन अलग करता है, मीजोपॉज, ठीक है। थर्मोस्फेयर और मीजोस्फेयर को कौन अलग करता है, मीजोपॉज। और थर्मोस्फेयर में क्या होता है, जो आपके मोबाइल की सैटेलाइट है वो कहाँ रिवॉल्व करती है, यहाँ पे एक्चुअली आयंस होते हैं, ठीक है, ये आयंस होते हैं। और ये आयंस जो होते हैं वो आपका जो सैटेलाइट सरफेस पे लगा हुआ है वो यहाँ तक उसकी रेज आती है, यहाँ से रेडिएट होके फिर आपको वापस लेकर जाती है और आपको सिग्नल्स पहुँचाती है, ठीक है। तो ये जो आयंस होते हैं वो रेडियो एक्टिव आयंस होते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव आयंस होते हैं और वो आपको रेडिएट करके सारे सिग्नल्स पहुंचाते हैं। देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, thermosphere is the thermosphere temperature rise very rapidly with increasing the height. Ionosphere is the part of the layer it extend between 80 to 400, ठीक है। रेडियो ट्रांसमिशन, the fact radio wave transmitted from the earth are reflected back by the earth this layer, ठीक है, इस लेयर में आपको देखने को मिलता है। इसके ऊपर क्या होता है, एक्सोस्फेयर और थर्मोस्फेयर को कौन अलग करता है, तो उसको थर्मोफॉज करता है। और एक्सोस्फेयर में क्या होता है, एक्सोस्फेयर जो होती है वो अपर मोस्ट लेयर होती है, ये बहुत थिन होती है और यहाँ पे मेनली आपको हीलियम और हाइड्रोजन का फ्लोट होते हुए देखने को मिलता है, ठीक है। एक बार स्ट्रेटोस्फेयर देख लेते हैं क्योंकि हमने इसको रीडिंग नहीं लगाई कि इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है कि 50 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे वेदर फिनोमिना, मेकिंग कंडीशन, मोस्ट आइडल, फ्लाइंग एरोप्लेन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स होता है, क्लाउड्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। लेयर ऑफ ओजोन होता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज, सन के हार्मफुल इफेक्ट से हमें बचाता है। तो ये पूरा का पूरा जो है। दूसरा, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ जो दी हुई है वो टेम्परेचर का दिया हुआ है कि टेम्परेचर का। तो जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे आप हाइट की तरफ बढ़ोगे ना तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, ठीक है, फिर कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट रहेगा, फिर उसके बाद जैसे ही आप बढ़ोगे तो वो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होने लग जाएगा, फिर डिक्रीज़ होगा, फिर इंक्रीज़ होने लग जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको देखने को मिलती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। आज जो हमने इस चैप्टर में समझा है वो चैप्टर में समझा है हमने एयर के बारे में कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। दूसरा हमने क्या समझा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में समझी है। आगे का चैप्टर हम कल करेंगे होपफुली। अभी तक का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।